हिंदी साहित्य की लोकप्रिय कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की सुप्रसिद्ध और सशक्त कथाकारा राजी सेठ जी की लिखी हुई कहानी दूसरी ओर से। तो शुरू करें कहानी। बाहर से किसी ने पुकार कर कहा, अरे सामान उतारना, रमण भाई आए हैं। आंगन में बैठकर साड़ी पर गोटा टाँगती माँ कुछ अस्थिर हुईं, फिर अपना पल्ला संभालते हुए कुछ और व्यस्त सी हुआ आईं। अन्य आगतों की तरह माँ ने उठकर उनकी अभ्यर्थना क्यों नहीं की? तब तक मामा उन्हें अंदर ले आए थे। अंदर आकर आंगन के सीखचों के नीचे खड़े होकर उन्होंने वातावरण को सूंघा। माँ उसी तरह बैठी थीं, अडोल। माँ, रमण काका, मैंने माँ को हिलाने डुलाने की नीयत से ही कहा। तब तक वो बढ़कर मेरे पास आ गए थे। अपनी बहुत उष्म हथेलियों में उन्होंने मेरा चेहरा भर लिया था। बिटिया रानी पराई हो रही है अब तो। पिता का होना शायद ऐसा ही कुछ होता होगा। आवाज़ मेरे मुंह से नहीं निकली, उनके मुंह से भी नहीं। मुंह ऊपर करने पर लगा कि वो पहले से कुछ दुबले हो गए हैं, पर उन्हें पहले देखा था तो गालों पर पड़ी नाक के दोनों ओर की लकीरें इतनी गहरी न थीं। उनकी वत्सल आंखों में एक तरल चमकीली परत तैराई थी। आगे क्या करें, शायद न समझ पाने के कारण ही उन्होंने इधर उधर देखा। बधाई हो कल्याणी, अच्छी तो हो? उन्होंने उधर मुड़कर माँ को संबोधित करके कहा। माँ को जैसे ये सुनकर एकदम खड़े हो जाने का साहस आ गया। वो जहाँ बैठी थी उसी जगह खड़ी हो गई। जिधर मुँह किए बैठी थी उधर ही मुँह किए। दृष्टि के आग्रह से टेर कर उन्होंने माँ को फिर झकझोरा। अब तो कन्यादान का समय आ गया, अच्छा है ये पुण्य तुम पा जाओ जीते जी। माँ ने एक उड़ती नज़र से पहले मुझे फिर उन्हें देखा। मैं आ धमकूंगा ये तुमने सोचा नहीं होगा। बुलाया तो नहीं था तुमने, पर मुझे तो आना ही था। माँ फिर भी कुछ ना बोली। इस चुप्पी से क्या वो अपने को अपमानित महसूस नहीं कर रहे होंगे? मुझे लगा। आप चाय लेंगे या शरबत? माँ बोली भी तो ऐसा दुनियादार वाक्य। वो खूब खिलखिलाकर हंसे, निमिष में कोहरे को काट देने वाली हंसी, शायद माँ के बात टाल जाने पर। कुछ भी, जो तुम पिला दोगी, पर पहले स्नान करूँगा। एक बहुत गहरी भीतर बाहर से समेट लेने वाली दृष्टि मुझ पर डालते हुए, किधर जाना है कहकर वो इधर उधर देखने लगे। माँ उन्हें इशारा करके आगे चलने लगीं। शायद उन्हें ऊपर ठहराने का इरादा किया हो। माँ को नीचे लौटने में थोड़ी देर लगी। उस सारी गहमा गहमी में एक कोने में बैठी मैं ही नहीं थी जो माँ के वहाँ ना होने के वक्फे को जांच रही थी। इस बीच हलवाई का लड़का चिरौंजी मांगने आया था। पंडित जी के लिए लस्सी का गिलास चाहिए था। मामा ने पूजा के सामान की लिस्ट मंगाई थी। मैं चुप रही थी। यद्यपि चुप रह जाने से भीतर सब कुछ चुप तो हो नहीं जाता। शायद 8 वर्ष तो हुए होंगे जब रमण काका को पहली बार देखा था। इतना ज़्यादा आना जाना उनका मामा के घर था कि सुनीति मामा की लड़की उन्हें देखते ही उनसे जा लिपटती। मुझे वहाँ रहते होने पर भी ऐसा कुछ कर लेने की प्रेरणा या उत्साह नहीं होता था। वो मुझे भी उसी तरह पुचकारते बुलाते थे, परंतु जाने क्यों मेरे मन में बैठ गया था कि मुझे इस आंगन के बीचों बीच नहीं, दहलीजों पर खड़े होकर ही सब कुछ जांचना ताकना है। मेरी अंतर्मुखी माँ तब मुझसे वही सब शिकायतें किया करती थी जो उन्हें अपने आप से भी थीं। क्यों बुझी हुई उदास रहती हो? इतनी चुप्पी क्यों ज़रूरी है? या उदासीनता तुम्हें कहाँ ले जाएगी? ये सब प्रश्न वो उत्तर पाने के लिए नहीं, मुझे और शायद अपने को झकझोरने के लिए अधिक करती होंगी। वो हमारा घर नहीं था, मामा का घर था। इसे माँ भी समझती थी, मैं भी। जाने किसने मुझे बता दिया था, यहाँ प्यार जरूर मिल सकता है, अधिकार नहीं लिया जा सकता। सुनीति की तरह रमण काका के पास लपक कर न जा पाने का शायद ऐसा कुछ कारण रहा होगा। रमण काका को यहीं देखा था। वही आज जैसा शुभ्र खादी का धोती कुर्ता, कनपटियों पर झलकते शुभ्र बाल, सौम्य सा चेहरा और कुछ अपने में लीन वत्सल आँखें। उस घर में उनको देखते रहने की आदत पड़ गई थी। मामा का घर छूट गया जब माँ नौकरी करने मेरठ आ गई थी। उन्हें उस घर से अलग, उतना ठीक से, उतने होशो हवास में तभी देखा था। मैं कॉलेज से घर आई थी तो वो हमारे क्वार्टर के बाहर बरामदे में कुर्सी डाले एक सभ्य दूरी में बैठे माँ से बहुत गंभीरता से बातें कर रहे थे। मुझे देखते ही खिल गए, उठने लगे। माँ कुछ घिरे हुए से मूड में थीं। झट टोक दिया, सुशी तुम अंदर जाओ, उधर ही बैठो। माँ ने
कहा क्या था, छोटी चुटकी जैसी निर्ममता में दाब कर शरीर पर गिरे कीड़े की तरह छिटक कर परे फेंक दिया था, वो भी रमण काका के सामने। मैं अंदर चली आई थी। बातों के, शब्दों के छोटे छोटे स्फुरलिंग उड़ उड़ कर कमरे के भीतर आते टकराते रहे थे। जो भी शब्द हाथ में आ जाता था अनायास अपना एक आसपास रचने में तल्लीन हो जाता था। नहीं कह सकती मैं। माँ का एक बार बहुत तेज उत्तेजित सा स्वर सुनाई दिया था, फिर चुप्पी। जरा ही देर में माँ ने 2 कप चाय के लिए आवाज़ दी थी। उत्तेजना से तमतमाया हुआ वैसा कोई वाक्य माँ के मुख से निकला होगा, इसका अनुमान उन्हें देखकर लगाना कठिन था। वे बेहद थकी अपनी कुर्सी से सिर टिकाकर बैठी थीं। जाते सूरज की उजास ने चेहरे पर चीखती थकान को दीप्त करके उन्हें अनावृत होने से बचा लिया था। रमण काका मुझे देखकर मुस्कुराए थे, ऐसी मुस्कान जिसका बहुत सा हिस्सा कहीं भीतर ही रह गया होता है। पढ़ाई ठीक चल रही है? कम से कम इतना तो अपने होश में थे। माँ वैसी ही बैठी रहीं, श्रांत निढाल। जी। और ठहरे रहने की अपेक्षा उस हवा में मेरे लिए नहीं थी। लौट आने दिया गया मुझे उल्टे पांव भीतर। उस वातावरण की गंध उसे साथ ले आना शब्दों से अधिक बोझिल था। चिंता, व्यग्रता, उत्सुकता बाहर चाय लेकर जाने से पहले मन में नहीं थी कहीं। अब पैर बार बार पर्दे के पास जाने के आग्रह से मचलने लगे थे। बाहर एकदम से सारे प्रसंग चुप हो गए थे, दीर्घ चुप्पी। कभी कभी बीच बीच में रमण काका का भर्राया गहरा स्वर। जरा ही देर में माँ आ गई थी अंदर और खाना बनाने लगी थी। आगत अतिथि रमण काका हमारे ही घर में बैठे थे, बाहर अकेले। माँ मुझे कहें या खुद वहाँ रहें, पर माँ ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया था। मैं स्वयं अपनी सूझ से ऐसा क्यों नहीं कर सकी थी, मुझे नहीं मालूम। अभी तक याद है मुझे अपनी कहाँ बैठूं की दुविधा, भीतर या बाहर। जहाँ कोई नहीं बैठा था वहाँ भी थी सांसें भारी भारी। उकता कर मैंने माँ से कहा था, मैं कर लेती हूँ बाकी का खाना, तुम रमण काका अकेले बैठे हैं ना बाहर। करेले भरना छोड़कर माँ ने मुंह उठाकर मुझे घूरा, जांचा, एक पूरी जांच, फिर बोली, बस इतने ही तलने को रह गए हैं। वो उठी भी, दरवाजे तक गई भी, बाहर झांका भी, पर बाहर नहीं गई। बहुत धीरे धीरे खटपट बचाते हुए पहले उन्होंने टेबल पर बर्तन लगाए, फिर अलमारी में से कुछ टटोलने लगीं। अंदर आ जाओ ना, बाहर ठंड नहीं लग रही? उन्होंने दरवाजे के पास खड़े होकर रमण काका को ही संबोधित किया था। स्टोव के शोर के बीच रमण काका का स्वर तो मैंने सुना, उत्तर नहीं। मुझे लगा था वो अभी अंदर आते होंगे, पर वो आए नहीं। लगा माँ बाहर जाएंगी, वो गई नहीं। जाओ तुम बुला लाओ, कहना खाना खा लें, माँ ने थोड़ी देर बाद कहा। दिन की तलछट सा सांवला अंधेरा बाहर उतर आया था। पूरी शाम डूबती देखी थी उन्होंने अपने सामने, ठंडी सी झुरझुरी। बाहर का बल्ब बहुत फीका, रोता सा लग रहा था। चलिए खाने चलिए। हाँ, बन भी गया खाना? अभी तो गई थी कल्याणी। अच्छा भाई, चलते हैं। उन्होंने अपने शरीर को पूरा ऐंचा वहीं खड़े खड़े, फिर दरवाज़ा लांघ आए। घर तो बहुत अच्छा है, उन्होंने इधर उधर देखते हुए कहा। यानी वो जब से आए होंगे बरामदे में ही बैठे रहे होंगे। खाना उन्होंने पूरी बेध्यानी से खाया और चलने के लिए तैयार से दिखे। माँ ने एक बहुत कमज़ोर, भीतर बाहर में लटकता हुआ प्रतिवाद किया। अब तो आखिरी बस मिल पाएगी, घर पहुँचते बहुत देर होगी, सुबह भी जाया जा सकता है, धूप निकल आएगी कम से कम। रमण काका ने कोई उत्तर नहीं दिया, सोचते से रहे, फिर एकदम चल पड़ने को तैयार हो गए। चलते समय बड़ा अबूझ सा लग रहा था उनका चेहरा। न ठहर जाने की कोई ललक दिख रही थी, न जाने का उत्साह। जाने के क्षण माँ दरवाजे के ठीक नीचे पड़ती छाया की ओट में खड़ी रही थीं। उन्होंने हल्के से मेरे गाल थपथपाए थे, बस एक यूं ही सा स्पर्श, बेध्यान, उखड़ा हुआ। माँ की तरफ उन्मुख तो हुए, पर कुछ बोले नहीं। माँ के लिए पश्मीने का एक शॉल वो छोड़ गए थे, जिसे माँ ने आज तक कभी नहीं ओढ़ा। माँ उस रात कुछ ज़्यादा उद्विग्न लगीं, जागती हुई पर चुप, आंखें नीचे पड़ी थीं। पता नहीं कैसा होने लगा मन। माँ, मेरी पुकार का उत्तर उन्होंने नहीं दिया। मैंने दोबारा पुकारा, वो फिर भी चुप पड़ी रहीं। मुझे फिर वही लगने लगा जो अक्सर लगा करता था। हम दोनों के पैरों को चाहे धरती का एक ही टुकड़ा स्पर्श कर रहा है, फिर भी मेरी और माँ की अपनी अपनी चिंताएं हैं, एकदम निजी, कहीं ना कहीं एक दूसरे के व्रतों को छूती भी हैं तो भी अपनी रहती हैं, अपनी अपनी नींद को अपनी अपनी तरह उघाड़ कर रखने वाली। माँ जाग रही हैं,
बस उत्तर देना नहीं चाहती, जताना नहीं चाहती। मेरी ही तरह निविड़ अंधेरे को विदिती दो आँखों के बोधहीन होने का भ्रम पैदा कर लेना चाहती हैं, पर नहीं बांध पाती उस उच्छ्वास को जो अचानक सन्नाटे के ध्यान को कपाता हुआ बाहर निकल ही आता है। तुम्हारे इस नाटक के साथ मेरा भी सोने का नाटक चलेगा माँ, ये सोचकर भी कोई तसल्ली नहीं हुई। जी चाहा सोने का नाटक करती माँ को झकझोर दूँ पूरी तरह और पूछूँ ये पत्थर लोहा लकड़ी होने की ज़रूरत क्या है? क्यों नहीं कह सकती मुझे वो सारे दुख? क्यों पापा के कर्मों की सजा अपने को दिया करती हो दिन रात? सुशी, माँ की आवाज़ अब बहुत धीरे से अचानक आई। मुझे एकदम न समेट सकने वाली सघन सी खुशी हुई। कैसे जान लिया माँ ने कि मैं ऐसी किसी आवाज़ को उनके भीतर से खींचकर समेट लेने की प्रतीक्षा कर रही थी? क्या है माँ? तल से भर्रा कर उठते द्रवण को मैंने अपने भीतर महसूस किया। माँ फिर चुप। क्या है माँ? मैंने कुछ उकसाते हुए ही पुकारा। सुशी, क्या तुझे क्या नींद नहीं आ रही है? फिर टाल गई माँ, बीच ही में रास्ता पलट गई। सुशी पुकार लेने के बाद फिर कहीं अधर में लटक गया उनका इरादा। नहीं, क्यों? कुछ नहीं, यूं ही पूछा। नहा कर रमण काका नीचे उतरे। वही एक दिन था फैला जब रमण काका को कुछ अटपटा लगा था, जैसे किसी दूसरी जगह किसी दूसरे घर में समझ में ही ना आता हो कि उठें बैठें क्या करें, किसी भी काम को कहाँ से शुरू करें। पर यह कठिनाई एक ही दिन की थी। जल्दी ही झेल लिया उन्होंने पूरे का पूरा घर। हर काम को इतने मनोयोग से संभाला था उन्होंने जैसे इस महायज्ञ में उनकी आहुति हर तरह से ज़रूरी हो। क्या ज़रूरी है? हर छोटी बड़ी बात की चिंता तुम ही करो, किसी और पर छोड़कर तो देखो। उलझती जूझती पैरों में हर पल तनाव की कमान ताने माँ को देख कर वो कहते। रमण काका का यूं इस तरह इस घर में इतने महत्वपूर्ण अवसर पर इतना अधिकार ले लेना किसी को अस्वाभाविक नहीं लगा था। शायद मेरा भी इधर ध्यान न जाता यदि दोपहर में आई मेरी सखियों में से सबसे जिज्ञासु रमला ने रमण काका को यूं घर में हिरता फिरता देख पूछना लिया होता, ये कौन है तुम्हारे? ये रमण काका हैं। रमन काका? चाचा हैं तुम्हारे? नहीं नहीं, मामा है, मामा ही समझो, मामा के बचपन के दोस्त। तब ध्यान गया था कि रिश्ते को नाम देने की भी एक मजबूरी होती है। उसी बात से उलझकर मैंने सबके चेहरों की ओर देखा था। मामा मामी नानी मौसी क्या होते हैं रमण काका हमारे? किसी के चेहरे पर कोई उलझाव या उद्वेग नहीं था। स्वीकृति की सहजता से सब कुछ पारदर्शी था आसपास। तो क्या मैं ही खड़ी रही थी नागफनी के पौधे की तरह बीच में कहीं अड़ी कटीली? रमण काका उसी तरह उलझ रहे थे इंतज़ाम में, सामने दालान में खड़े। उनकी व्यवस्था में क्या कुछ शामिल नहीं था। माँ की गुलाबी धोती का जुगाड़ करना भी वो नहीं भूले थे। माँ ने कुछ आनाकानी की थी। क्यों करती हो ऐसा? वो झिड़क कर बोले थे। वो जीवित तो है, जहाँ कहीं भी हो। ये बात अलग है कि उसका जो पुण्य था वो सिर्फ तुम्हारे हाथ लगा। उनकी इन बातों से माँ ऐसी हो जाती थी जैसे ठहरे हुए पानी को कोई अनजाना स्पर्श अचानक कपा गया हो। इस समय माँ को ऐसा कातर देख शायद पहली बार लगा था कि माँ ने रमण काका के उस आह्वान को स्वीकारा होता तो अच्छा था। क्यों माँ ऐसी चुप लगा गई थी उस पुकार उस आह्वान के प्रत्युत्तर में? हाँ, वो आवाहन ही तो था। नहीं, भूल नहीं हो सकती। नहीं, भूल नहीं हो सकती थी उस बारे में, एकदम नहीं। वो पत्र माँ ने जानबूझकर वहाँ रखा था, रेडियो के कोने के नीचे दबाकर, और खुद बाहर बैठी कलफ देती रही थी उन साड़ियों को जिनकी उस मौसम में ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या कर रही हो माँ? क्यों कर रही हो? मैंने कॉलेज से आते ही पूछा था। बस, माँ बिना आंखें उठाए बोली। कल से समय नहीं मिलेगा, कॉलेज में रैली शुरू हो जाएगी। तो भी क्या, इन साड़ियों का क्या करना है जाड़े में? माँ कुछ नहीं बोली, उसी तरह साड़ियाँ भींचती रहीं। मैं कुछ क्षण दरवाजे पर खड़ी रही, फिर भीतर चली गई। फिर पत्र देखा। माँ का वहाँ जमे होना, इस तरह बेवक्त बेमतलब व्यस्त होना देखा। साधारणतया वो मेरे कॉलेज से लौटने पर मेरे साथ साथ कमरे में चली आती थी। पत्र रमण काका का था, दिल्ली से। प्रिय कल्याणी, तुम्हारा मन पहचानना न होता तो मेरठ से लौटने के बाद तुम्हें पत्र लिखने का कोई प्रसंग ही न बनता।
जिस जगह छोड़कर आया था तुम्हें वो एक डेड एंड था। इसे अनुग्रह क्यों मानती हो अपने पर? बाधा भी क्यों समझती हो सुशी के लिए? किस चीज़ से डरती हो तुम? तुम्हें फिर से कहना चाहता हूँ, तुम्हारा वरण मेरे पूरे मन प्राण से होगा, अपनी पूरी इच्छा और आंतरिक प्रेरणा से। मेरे लिए तुम सदा अकलुष हो, जीवनदात्री। तुम्हारे माँ होने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। मातृत्व तुम्हें गरिमा देता है, मुझे गौरव देगा। चिंता न करो, सुशी को भरपूर देने के बाद जो बचेगा उसे ही मैं अपना भाग्य समझूंगा। उसका क्लेश मेरे मन में नहीं है। चाहता हूँ तुम्हारे मन में भी ना हो। तुम पर अनुग्रह जैसा कुछ नहीं है, ये अपने पर जरूर है। दुख को ओढ़कर बैठना जरूरी नहीं है। मन को इतना स्वस्थ तो रखो कि प्रकाश का स्वागत कर सको, चाहे वो किसी भी दिशा से आ रहा हो। तुमसे मिलकर कोई बात नहीं बनती, बिगड़ जाती है। मैं अनचाहे अनजाने तुम्हें अतीत के किनारे छोड़ आता हूँ और तुम अपना आपा खो देती हो। पिछली बार मेरठ जाकर तुम्हें और व्यथित कर देने का संताप अभी तक मन में है। कुछ तो सोचा ही होगा तुमने अब तक। जो भी जैसा भी मुझे लिखना। बस जितने कुछ के भी मैं समर्थ हूँ उतना सब कुछ तुम्हें। सुशी को बहुत बहुत प्यार। रमण, तुम्हारा ही। रमण रमण रमण। तब मुझे लगा था ये रमण काका नहीं है, ममता से दोनों गालों को हाथ में लेकर पुचकारने वाले। ये रमण है, रमण, केवल रमण। माँ को मुखातिब, पुस्तकों की सी भाषा बोलकर माँ को फुसला लेने वाले। क्या कहेगी माँ, क्या बोलेगी माँ, क्या उत्तर देगी माँ? लगा था एक बार जैसे तेज चीख चुकने के बाद भीतर ही भीतर सब कुछ जड़ होता जा रहा है। एक दीर्घ निस्तब्धता, एक घुटन भरी चुप्पी। आकाश साफ नहीं रह गया था। मेरे मन में एक ही प्रश्न लावारिस टक्करें मार रहा था। माँ क्या उत्तर देंगी, क्या उत्तर देंगी माँ? माँ का सामना करने में असुविधा होने लगी। मुझे लगा तो था अभी सब कुछ सहज हो जाएगा। खाना खाते समय ये दाल का नमक, ये चावल का छिटकापन, ये चटनी की बेरहम तिखाई, पानी की बर्फीली ठंडक, मौसम, जाड़ा, मेरा कॉलेज, माँ का कॉलेज, कितने सारे प्रसंग थे जो खुल सकते थे अनायास। पर इन सब में से कुछ भी नहीं हुआ। खाली खाना चलता रहा, जैसे मुंह में रोटी दाल भर लेने से शब्दों के लिए कोई जगह न बचती हो। माँ बार बार साग सब्जी का कटोरा मेरे सामने खिसकाती रहीं, बिना कुछ कहे, रोज़ के उन ताबड़तोड़ आग्रहों के बिना। खाकर उठने पर मैंने चाहा कि रोज़ की तरह माँ के साथ मैं रसोई सिमटवा दूँ, परंतु जाने किस आशंका ने मुझे भीतर से टोक सा दिया था कि मेरा कमरे में चला जाना अच्छा है, मेरे लिए भी, माँ के लिए भी। पौन घंटे बाद माँ काम निपटा कर आई थीं। वो समझ रही होंगी मैं सो रही थी। मैं 2 पुस्तकों और 4 पत्रिकाओं से व्यर्थ सिर पटक कर लेट गई थी। माँ मेरे पास आकर बैठ गई थीं, मेरे ही पलंग की पाटी पर। पता नहीं वो मुझसे क्या कहने जा रही हैं, पता नहीं वो मुझे क्या कहेंगी। रमण काका कहते हैं कहा करें, माँ ऐसा कुछ नहीं करेंगी। पता नहीं वो मेरा विश्वास था या मेरी इच्छा या अपेक्षा। ऐसा कुछ कर लेने से कुछ गलत हो जाएगा, एकदम गलत। ऐसा कुछ होना बहुत अनिवार्य भी नहीं लगा था मुझे। नानी, निम्मू, आंटी, सरिता मौसी ऐसे ही रहते हैं सब, इसी तरह सहते हैं सब। इन बातों का अलग से कोई रास्ता नहीं होता। माँ के मन को प्रकाश की कोई लौ पुकार रही है। उनकी कारा के सींगचे खटखटाए जा रहे हैं और वो मुझे टटोल रही हैं। उस पत्र को मेरे रास्ते में फेंक कर मेरी था ले रही हैं। ये मुझे नहीं सूझा। मैं तो लेटी थी भौचक, प्रतीक्षा करते हुए कि माँ के हाथ में पत्थर का एक ढीला है, वो अभी मुझे दे मारेंगी और लहूलुहान कर देंगी। वो क्यों नहीं सोच पा रही थी कि संतप्त तो मैं हूँ, मैं। वो ऐसा कुछ करने की देहरी पर खड़ी हैं, मुझसे कुछ छीन लेने की, मुझे नकार देने की और रमण काका को स्वीकार लेने की। माँ के हर क्षण पर कुंडली मारकर बैठी एकाधिकार का सुख भोगती मैं तनाव में तनी प्रतीक्षा कर रही थी। माँ कुछ कहेंगी, अभी बोलेंगी, अभी कुछ झंझना कर टूटेगा और सारी सुख शांति को किरच किरच कर देगा। पर माँ वैसी ही अंधेरे में मेरे पलंग की पाटी पर बैठी रहीं, स्तब्ध, अबूझ। अक्सर वो अपनी खाट पर न लेटकर मेरे साथ लेट रहती थीं। न वो वहाँ लेटी, न अपनी खाट पर गईं। जाग रही हो सुशी? बड़ा आशंकित थराया हुआ सा स्वर कुछ क्षणों बाद अंधेरे में गूंजा। नहीं,
माँ के हाथ में पत्थर नहीं था, उदासी में निचुड़ता हुआ था उनका स्वर। मैं और भी डर गई थी इस तेवर से, कहीं वो सीधा सवाल ना पूछ बैठे। मैं माँ को कहना नहीं चाहती थी कि मैं चौकन्नी हूँ, पर तैयार नहीं हूँ। माँ जो चाहे करें, मेरी समझ में तो माँ को माँ ही रहना चाहिए, और कुछ वो रहें या ना रहें। फिर से माँ ने धीरे से पुकारा, सुशी। दबाव के बिना यूं ही सा उनके हाथ का स्पर्श मुझे अपने कंधे पर भी महसूस हुआ था, पर मैं वैसे ही पड़ी रही निस्पंद। जरा ही देर में लगा था माँ ने मुझे जगाने या छेड़ने का इरादा त्याग दिया है। मुझे अच्छी तरह उड़ाकर वो उठी और अपने पलंग पर जा लेटी। इस बार अंधेरे ने उन्हें अपने में नहीं लिया, बल्कि उस अंधे सन्नाटे में उनके उच्छ्वास और करवटों भरी बेचैनी के स्वर दोहरे होकर बजते रहे। ठीक पता नहीं मुझे बीच में झपकी आ गई थी या मैं तंद्रा में यूं ही जागी थी। रात कितनी बीती थी मुझे भी अनुमान नहीं था। मैंने देखा माँ कुछ लिख रही हैं। टेबल लैंप के उस गोलाई भर प्रकाश को भी उन्होंने कपड़े से ढककर और छोटा कर लिया था। वो लिखती जा रही थीं, सरपट। उनका चेहरा उस धुंधले प्रकाश में मुझे बिल्कुल दिख नहीं रहा था। उन्हीं पृष्ठों में कहीं मेरे प्राण अटके पड़े थे। माँ के सुबह बाथरूम में जाते ही मैंने उनकी दराज खोल डाली। वहाँ कुछ नहीं था। गद्दे के नीचे, अलमारी में, मेजपोश के नीचे, रेडियो के पास कहीं कुछ नहीं था। मैंने पूरी प्रत्याशा से कूड़े की टोकरी पर निगाह डाली। वहाँ भी कुछ नहीं था। उंगली पर लपेट कर फेंके गए कल के बालों के गुच्छे उसमें पड़े थे। माँ डायरी भी नहीं लिखती। यदि वो पत्र ही था तो भी गया कहाँ? कैसे भेज दिया गया इतने सवेरे? कैसे? तभी माँ बाथरूम से लौटी, बेहद थकी, अवर्ण, आहत सी। धम से कुर्सी पर बैठती हुई बोली, आज चाय तू बना देगी? जाने भीतर कैसा उलार। मुझे लगा था मैं इस थकी हुई पस्त माँ को संभाल सकती हूँ। क्यों नहीं, अभी लाई, मैंने पूरी तत्परता से कहा था। चाय के साथ मैं बिस्कुट भी लाई थी। एसिडिटी के कारण माँ सुबह खाली चाय नहीं पी पाती थीं। उनका चेहरा देखते बिस्कुट का टुकड़ा चाय में डुबोकर उनकी तरफ बढ़ाते हुए मुझे पूरा विश्वास था कि वो अभी ना कह देंगी, नहीं खाएंगी, पर उन्होंने ना नहीं कहा। बेमन से चुपचाप खाती रहीं और निढाल होकर पड़ गईं। अब याद करने पर लगता है उसके बाद के बहुत से दिन बहुत अजीब से थे, जैसे घर में कुलाचे भरते आवाज़ के हिरण को अचानक लकवा मार गया हो। वो सब कुछ चाहे कितना अनदेखा अनजाना था, बीच ही में कहीं थम गया था। तभी समझ में नहीं आया था कि मैं क्यों इतनी मुक्त थी और माँ क्यों इतनी बोझिल। माँ के हर काम करने की जो एक तत्पर पहल दिखती थी वो एकदम गायब थी। वो कॉलेज से आकर चुपचाप पड़ी रहती थी। ऐसे में एक दिन अंगीठी जलाते अचानक मेरी चुन्नी में आग लग गई। धुआंसती अंगीठी की जिद से तंग आकर मैंने थोड़ा सा मिट्टी का तेल उड़ेल दिया। लपट ऐसी उठी कि सीने पर पड़ी चुन्नी के निचले भाग को ले बैठी। चेहरा भी थोड़ा झुलस गया था। माँ इतनी भयभीत हुई कि बस माखन फेंट फेंट कर मेरे मुंह पर लगाते हुए एकदम करुण हो उठती। कैसे कैसे भूल गई थी मैं तुम्हें इन दिनों, कैसे कैसे? लगता था अभी वो अपने मुंह पर चांटा दे मारेंगी। माँ के उस लौटने को मैंने अपने भीतर महसूस किया था पूरी तरह। तभी तो सब कुछ भूल गई थी मैं एकदम। माँ के बारे में, पत्र के बारे में, रमण काका के आह्वान के बारे में। आज इतने वर्षों के अंतराल के बाद रमण काका को देखते वो सब याद आ रहा है सहसा। माँ का वो अबूझ फैसला और उस तक पहुँचने की वो अदेखी उलझन। अबूझ था ही क्या उसमें, सब कुछ था पारदर्शी। माँ समय की शिला को झील रही थी अपने ऊपर, अभी तक चुपचाप अकेली। मौसी कह रही थी ऐसे जैसे आज तक रमण काका वाली बात का फैसला मेरे हाथ में ही रहा था और अब भी अंतिम अनुमति आदेश मेरा ही है। वो जब से आई थी मुझे घेर घार कर हेमंत की बात से मेरा ध्यान हटाकर उंगली पकड़े मुझे वहीं छोड़ाती थी जहाँ चिलचिलाती धूप थी और माँ खड़ी थी, अकेली तपती। रेगिस्तान था, बवंडर घुमड़ रहा था और माँ खड़ी थी बीचों बीच, निस्संग, गूंगी। कल्याणी का संसार आज तक तेरी पलकों की इच्छा के साथ उठता बैठता रहा है, ये कहकर मौसी ने मुझे एक कटघरे में खड़ा कर दिया था, जहाँ तीखे सच की चिलचिलाहट में मेरे देह मन का बित्ता बित्ता अपमानित हो उठा था। पानी में पड़े पत्ते की तरह पहले से ही असुआया रहता था मन। माँ उठते बैठते ऐसी छलक छलक जाती कि हेमंत के साथ
पलते स्वप्न के कगार गीले होकर सुस्ताने लगते। इधर लगने लगा था कि मैं बचने लगी हूँ उनसे, उनकी आंखों से जो देखने में अक्सर निष्भाव लगती, परंतु अपने खालीपन की दहशत में एक पूरा हाहाकार जगा जाती थी भीतर। मुझे नहीं मालूम था शादी के प्रसंग भर से इस तरह झंझना जाएगा सारा आसपास। एक स्थिति सारे घर बाहर को आंख कान मन सब कुछ दे डालेगी। माँ के प्रति सद्भावना ही शायद हर किसी को कई कई दिन पहले खींच लाई थी यहाँ सहायता के लिए। सबके इकट्ठा होने और शायद रमण काका के अचानक आ जाने से बात तैरकर सतह पर आ गई थी। यूँ चाहे किसी पुस्तक में पड़े फूल के ताजे स्मरण सी माँ के मन में पड़ी रहती कहीं दबकर। माँ के और मेरे बीच का एकांत वैसे भी इतने सारे पैरों की रौंदन से टूट गया था। अच्छा ही था वो कुरेदने वाली सुई लहूलुहान होती तो थी, दिखती न थी। अच्छा नहीं भी था माँ का वो हिस्सा जो मेरे लिए बिलखता रहता था, वो मुझ तक ही नहीं पहुँचता था। लगता था बीच में भीड़ का एक दरिया है और अलग अलग तटों की तरह चुपचाप पड़े हैं हम दोनों, अपनी अपनी तरह अकेले। अब तुम क्या कहती हो? मौसी ने फिर कुछ वैसी ही दुश्चिंता से भरकर आज कहा था तो मैं खींच उठी थी। मैंने पहले भी कब कुछ कहा। कहते कहते मुझे स्वयं लगा था एक अनाम झूठ पल रहा था मेरे भीतर, जो इस समय अचानक नाम पा गया है। ये ठीक है कि मैंने कुछ नहीं कहा था, फिर भी ऐसे चुप रहकर कुछ तो कहा ही था। माँ ने जब रमण काका का पत्र उछाला था रास्ते में एक प्रश्न की तरह, तो उस प्रश्न को उठाकर टांग दिया था भीतर की किसी खूंटी पर, जहाँ पड़ा पड़ा वो सूख रहा था हवा पानी के बिना। मैं कैसे समझाऊं, तब माँ भी नहीं थी कहीं मेरे मन के खिंचतेज पर। मैं खुद ही थी उस सारे तनाव के बीच, उस केंद्र में खड़ी अकेली आत्मरत। अपराध मेरा था तो यही कि मैं सोच रही थी नितांत अपने बारे में, किसी ढलान की नोक पर खड़े प्रतीक्षा कर रही थी उस तरफ से आते निर्णय के ढेले की, जो किसी भी क्षण मुझे लहूलुहान कर देने की आशंका को थामे हुए था। मैं बच रही थी, माँ को टाल रही थी, सोने का बहाना करके, क्योंकि मुझे पता नहीं था वैसे किसी फैसले को कैसे सहना होता है। वैसी माँ को, वैसे पापा को, अपने आप को, अपने आसपास को, अपने ही भीतर उठते प्रश्नों को। अपराध मेरा था तो यही कि मैं भूल गई थी माँ को, माँ के स्त्रीपन को, अपने लड़कीपन को, अपने परायेपन को, इस घर में अपने छोटे सीमित समय के अधिकार को। मेरे सामने अपना ही अपना वर्तमान रहा था, माँ का भविष्य नहीं। एक ही धुरी से टूटकर साथ साथ चलते अधिकार ही अधिकार आ गए थे मेरे हिस्से। कर्तव्यों की टोकरी थाम दी गई थी माँ को। कैसी विडंबना थी, निर्मल जल सी सतत प्रवाहमान थी रमण काका की विराट करुणा, और उनके ठीक सामने सिमटती सिकुड़ती अपने ही केंद्र में धंसती रही थी माँ, पोर पोर बेआवाज़। आगे पूछने पर बहुत दूर देखते हुए मौसी ने बड़ा उद्विग्न सा उत्तर दिया था। नहीं, अब भी वो सेटल होने का नहीं सोचती। इसी बात पर तो जूझ रही थी रात उससे। कहती है आधी बीत चुकी, अब किसी के लिए कुछ करने की हिम्मत भी नहीं। उसे लगता है पहले कोई कारण तो था, तेरा कोई खाली कोना भर जाता। अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए क्यों नहीं मौसी, क्यों नहीं? मैंने मौसी को झकझोर डाला था। तुम एक युग आगे की हो सुशी, तुम उसकी दुविधा नहीं समझोगी। क्यों नहीं समझूंगी, समझ रही हूँ। कुछ भी समझ लोगी, ये नहीं समझोगी कि अपने लिए, अपने कारण जीने की चाह को आज तक कभी कोई अर्थ नहीं मिला, ना अपने से ना औरों से। जानना चाहती हो क्यों? मैं मौन रही। क्योंकि हर किसी ने उसी को पूजा है, उसे ही सम्मान दिया है जिसने अपने आप को मार लिया है पूरी तरह, हर इच्छा से अपने को खाली कर लिया है। सोचो जरा, अगर मिटने से, सहने से, शहीद हो जाने से ही मान मिलता हो तो कोई खाक पहल करेगा? दिमाग भी फिर वैसा ही बनता जाएगा, अपना दुश्मन अपने विरुद्ध। पीड़ा और उत्तेजना की गड्ढमड्ढ में मौसी का चेहरा एकदम तप गया था। और तमाशा देखो इस दुनिया का, चीज़ें टूट जाएं, बिगड़ जाएं, ख़त्म हो जाएं तो हम लपक कर दूसरी ओर ले आते हैं। और यहाँ एक हाड़ मांस का जीता जागता सोचता समझता इंसान, उसके लिए सारे रास्ते बंद, जैसे इंसान की ज़िंदगी की कोई कीमत ही नहीं। कभी देर सवेर कोई सही रास्ते पर आ भी गया तो पहले ढूंढेगा कोई आड़, कोई कवच, अपने से परे कोई कारण, जैसे तेरी माँ। उफ, मैं घायल हो रही थी। आप उन्हें समझाती क्यों नहीं? मौसी के चेहरे पर एक तरेर चमकी।
जब तुम्हें ही नहीं समझा पाई तो उसे क्या समझा पाऊंगी। जिंदगी डुबो रखी है उसने। दूसरों के लिए करने का ये मतलब तो नहीं कि अपने। कुछ हुआ था मुझे, सब कुछ असह्य होने लगा था। मैं मौसी को वहीं बैठा छोड़ उठ खड़ी हुई थी और माँ को ढूंढने लगी थी, जानते हुए कि ये कोई मिठाई की डलिया नहीं है जिसे कोई एक हाथ से दूसरे के हाथ में थमा आए। हाँ, माँ थी वहाँ, पर नहीं थी, अपने में थी पूरी तरह बंद। कुर्सी की पीठ पर सिर टिकाए आंखें बंद किए बैठी थी निढाल। चिलचिलाती धूप में अभी अभी लौट कर आई थी, बैंक गई थी रमण काका के साथ। पानी देना जरा। आंखें खोलकर पास से गुजरते मौसी के लड़के की आस्तीन उन्होंने ऐसे खींची जैसे उसके आगे निकल जाने पर उसके नाम को ध्यान में लाने की एकाग्रता उन्हें बाद में भारी पड़ेगी। उसका लाया हुआ पानी वो पी गईं। गट 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 फिर वैसे ही पड़ी रहीं। माँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा हाथ पता नहीं कैसे उनके माथे पर जा पड़ा था। हाँ। उन्होंने वैसे ही पड़े पड़े आंखें खोली। मेरे भीतर कुछ काँप गया, एकदम भावहीन, खाली खोखल आंखें, परे बेगानी। उस क्षण वो मुझे उस कच्चेपन से भी मुक्त लगी जो मेरे चले जाने के नाम पर उनके भीतर एक पूरे सागर का क्रंदन उछाल देता था। पता नहीं किस बात ने उन्हें उधेड़ दिया था इस तरह, टाँका टाँका, या इतना दे दी गई थी वो रमण काका को कि अपने को तान कर रखने की कोशिश का हर क्षण तोड़ता ही जाता था उन्हें। मुझे यूं अपने को बींधता देख कर वो उठ खड़ी हुई, छिपती सी। आंगन पार करके रसोई से बाहर खड़े होकर उन्होंने पहले मुंह धोया, फिर पीढ़ी लेकर बैठ गईं मेवी की पोटलियां बांधने। एक सागर घुट रहा था मेरे भीतर। पार्टी लेकर मैं उनके पास ही जा बैठी। वो बहुत धीरे से बुदबुदाईं। तुम कमरे में बैठो जाकर, यहाँ कहाँ बैठ रही हो? स्वर निरुद्वेग, व्यवहारिक, सपाट। यहाँ गर्मी है ना? उन्होंने खुद ही फिर उस कहने को सफाई दी। सामने रखे काम की आड़ लेकर वो अकेला ही जाना चाहती थी शायद। इस समय तो वो उस दहशत से भी परे थीं जो उन्हें घेरती थी, तो मेरे हल्के से हल्के कदम की आहट भी उन्हें सुनाई दे जाती थी। इस समय तो मैं बैठी थी उनके सामने साक्षात, अपने को जताने के लिए आतुर, उड़ेल देने के लिए उत्सुक। बातों का, बेचैनियों का एक पारावार ठाठे मार रहा था मेरे भीतर, और वो कहीं नहीं थी। दर्पण धुंधला रहा था, कोई प्रतिबिंब नहीं, कोई आहट नहीं। स्वर के उत्तर में लौटता हुआ कोई स्वर, मन को पहुंचाता हुआ कोई स्पर्श नहीं। माँ बेगानी थी एकदम, जाने किन घाटियों में, या पहाड़ों पर या ढलानों पर। उनकी कोई पहचान नहीं मिल रही थी। उन्हें किसी कोर से छुआ नहीं जा सकता था, आगे कुछ कहा ही नहीं जा सकता था। ऐसे अनात्मीय क्षण, अधिकार से खुलकर, निर्भय होकर इस खतरे के बीच झूलते हुए कि इस घर से जाते समय चूंकि मेरे लिए अर्थहीन हो गया है माँ का कहीं भी होना या ना होना, मैं ये छूट, ये तथाकथित अनुमति, ये उदारता बड़प्पन के दंभ के साथ माँ के हाथ में थमा रही हूँ। अभय उसे ही मिल सकता है जिसने सामने वाले को हर मौसम में सहा हो। ऐसी लाचारी, मैं जैसे पगला सी गई थी, अपने को ही छीलने नोचने लगी थी। कुछ नहीं सूझा था, मैं लपक कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी। आड़ माँ को नहीं चाहिए थी, अब आड़ चाहिए थी मुझे, अपने आप को माँ तक पहुँचाने के लिए। मेरी पायलों की आवाज़ शायद उन्होंने नहीं सुनी, ना ही दरवाजे के बीच मेरा खड़ा होना उन्होंने देखा। वो ध्यान मग्न थे, पलंग पर लेटे, छत ताकते। रमण काका, वो ऐसे चौंके जैसे उनके हाथ के स्वप्न को किसी ने अदने कांच की तरह जमीन पर दे मारा हो। ओह तुम, आओ आओ बेटा। उनकी आंखें दीप्त हो उठी थीं। वो उठकर बैठ गए थे। आओ इधर आओ, यहाँ बैठो। अपने पाँखों के बीच समेट लेने वाला वो सघन सा क्षण मुझे भीतर तक छलका गया था। रमण काका, क्या है बेटा? माँ की चिंता कर रही हो? मेरा चेहरा उन्होंने ऊपर उठा लिया था। स्वर उनका था जैसे पोर पोर नरमाई। जान गए होंगे चिंता के उस बिंदु पर हुए बिना मैं वहाँ हो ही नहीं सकती थी। नहीं, मैं चिंता क्या करूँगी? माँ की चिंता तो वही कर सकता है जिसने हर हाल में उनकी चिंता की हो, और आप जानते हैं कि मैं वो नहीं हूँ। वो आश्चर्य से मेरा मुंह देखने लगे, देखते रहे। मैं सकपका गई। कुछ और रास्ता नहीं दिखा तो हथेलियों से अपना मुंह ढक लिया। जो हुआ सो हुआ, वो बुदबुदाए। उतनी लंबी सांस उन्होंने खींची होगी तभी तो मैंने सुनी।
चलो काम का समय है, तुम्हें नीचे छोड़ आता हूँ, आओ। मेरे कंधों को घेरती उनकी उंगलियां जो भाषा बोल रही थीं वो उंगलियों की भाषा नहीं थी। हर अगली सीढ़ी पर उतरते अपने पैर मुझे पहले से भारी लग रहे थे। उनकी ओर देखने का तो खैर साहस ही नहीं था। माँ मेवे की पोटलियाँ सामने रखे वैसी ही की वैसी बैठी थीं, निश्चल, शायद ऊँघ गई हों। कल्याणी उठो, पहले बिटिया की सुध लो, उन्होंने शायद फटकारा सा। माँ चौंक कर उठ बैठी, एक अटपटा सा सामना। वो वापस ऊपर चले गए। माँ पलट कर रसोई में दाखिल हो गईं। मैं वहीं की वहीं, कहीं भी नहीं, निरस्त, रिक्त। वो क्षण रिक्त के शोर को भरपूर महसूसने का था। जड़ता टूटी तो लगा शायद अच्छा ही था ऐसा कुछ होना, मेरे जाते होना, माँ के लिए बिना किसी आड़ या कवच के सीधे साफ देखने की बाध्यता का पैदा होना। जरूरी क्यों था माँ के लिए कोई भी निमित्त, किसी दूसरे के अभाव को सम्मुख रखकर किसी चीज़ को हाथ लगाने का बहाना, अपनी कैद को काटने के लिए कोई सामाजिक अस्त्र? नहीं, कुछ भी जरूरी नहीं था, ना निमित्त, ना आड़, ना कवच, ना अस्त्र। मुझे लगा मैं इतनी छोटी नहीं रह गई थी कि माँ से ये सब ना कह सकूं। अभी आप सुन रहे थे राजी सेठ जी की लिखी हुई कहानी दूसरी ओर से। ये कहानी अप्रैल 1980 में प्रकाशित हुई थी। आपसे एक अनुरोध है, अगर आप मेरे नियमित श्रोता हैं या कभी कभार सुनते हैं या फिर आज पहली बार सुन रहे हैं तो भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मुझे बहुत खुशी होगी। लाइक और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।